हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हायर एजुकेशन एक्सर्ट। दिस इज़ अ क्रिटिकल रीडिंग टेकन फ्रॉम डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश यूनिट 6। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके ऑथर ज्योतिराव फूले के बारे में कुछ बता दूं। ज्योतिराव फूले एक सोशल रिफॉर्मर है, यानी कि वो सोसाइटी में चेंज लाते हैं। उन्होंने वुमेन की एजुकेशन के लिए फाइट किया और लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी। ज्योतिराव फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले दोनों ने मिलकर इंडिया का सबसे पहला गर्ल्स स्कूल खोला। ज्योतिराव फूले काम करते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि कास्ट में जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ। ज्योतिराव फूले को आज तक भी लोग याद करते हैं उनकी इक्वालिटी के लिए और एजुकेशन के लिए। I hope you got an idea. Now let's begin. About the author. Name Jyotirao Phule. He was born on 11th April 1827 and he died on 28th November 1890. उनकी नेशनैलिटी इंडियन थी और उनका मोस्ट नोटेबल वर्क यानी कि फेमस वर्क था ब्रह्मनंचे कसाब, गुलामगिरी एंड तृतीया रत्ना। और ज्योतिराव फूले का मेन इंटरेस्ट जिन चीज़ों में था वो थे एथिक्स, ह्यूमैनिज्म, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्मेशन। एथिक्स यानी कि सही और गलत की पहचान रहना और सही काम करना। ह्यूमैनिज्म यानी कि इंसान की ज़िंदगी के बारे में केयर करना एंड ऑल्सो बिलीविंग इन फेयरनेस कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना। दैट्स ह्यूमैनिज्म। एजुकेशन यानी कि नई चीज़ों को सीखना और सोशल रिफॉर्मेशन यानी कि लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे चेंजेस लाना सोसाइटी में। Jyotirao Phule was a social reformer and thinker from Maharashtra, India. Born in 1827, he worked to fight against caste discrimination and promote education for women and lower caste. तो ज्योतिराव फूले एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि वो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए काम करते थे और वो थिंकर भी थे एंड वो महाराष्ट्र स्टेट के थे इंडिया में। उनका जन्म 1827 को हुआ था और वो फाइट करते थे, लड़ते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, यानी कि एक कास्ट दूसरी कास्ट को ऊंचा या नीचा समझे, इसके खिलाफ वो लड़ते थे और प्रमोट करते थे पढ़ाई लिखाई को, यानी कि एजुकेशन को औरतों के लिए और लोअर कास्ट के लोगों के लिए। फूले along with his wife Savitribai Phule opened the first school for girls in India. He also founded Satya Yashodak Samaj to promote equality and social justice. His efforts played a key role in shaping modern Indian society by advocating the education and human rights. He strongly advocated for education for all, especially neglected lower caste. So over here it should be caste, not classes. It's lower caste. तो ज्योतिराव फूले ने अपनी बीवी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पहला गर्ल्स का स्कूल खोला इंडिया में और एक सोसाइटी को भी फाउंड किया जिसका नाम था सत्य यशोदक समाज, ताकि वो लोगों में प्रमोट कर सके इक्वालिटी को और सोशल जस्टिस को। इक्वालिटी यानी कि सबको एक समान ट्रीटमेंट, जस्टिस यानी कि न्याय। तो ज्योतिराव फूले के एफर्ट, मेहनत की वजह से जो हमारी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है उसे सपोर्ट मिला एजुकेशन में और ह्यूमन राइट्स में, यानी कि इंसानों के हक में। वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते थे, यानी कि सपोर्ट करते थे एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि पढ़ाई लिखाई सबको मिलनी चाहिए, ख़ास तौर से उन कास्ट को, उन लोअर कास्ट के लोगों को जिन्हें हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। ऑफन दे आर निग्लेक्टेड। सो यहाँ पर एडवोकेटिंग का मतलब है सपोर्ट करना। Now let us understand the complete story. The passage highlights concern about the government's focus on higher education while neglecting the education of the common people in India. Although progress in higher education has benefited the upper and wealthier classes, especially Brahmins, Prabhus, and other pen-using groups, the middle and lower classes have not gained much from these efforts. The writer highlights the withdrawing government support from higher education would harm the overall spread of education and fence students to depend on inefficient and biased private schools. तो इस पैसेज में ज्योतिराव फूले हाईलाइट करते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट का फोकस, यानी कि गवर्नमेंट का ध्यान हायर एजुकेशन यानी कि स्कूल के बाद होने वाली पढ़ाई पर, जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज होती हैं वो,
सो हायर एजुकेशन पर गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा है और वो इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट यानी कि इग्नोर। सो द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग द एजुकेशन ऑफ कॉमन पीपल। आम आदमी की पढ़ाई लिखाई को गवर्नमेंट इग्नोर करती है, जबकि स्कूल के बाद जो हायर एजुकेशन होती है उसमें इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है जिसकी वजह से अपर क्लास के लोग और पैसे वाले लोग यानी कि वेल्दी क्लासेस, खास तौर से ब्राह्मण्स और प्रभुस एंड अदर पेन यूजिंग ग्रुप्स यानी कि दूसरे पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा है। दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। ज्योतिराव फूले हाईलाइट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के ऊपर से अपना सपोर्ट हटा दिया तब इससे ओवरऑल एजुकेशन को नुकसान पहुंचेगा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स फोर्स किए जाएंगे कि वो डिपेंड करें बायस्ड प्राइवेट स्कूल्स पर। बायस्ड यानी कि जहां पर फेवरेटिज्म दिखाया जाता है, एक साइड के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस दी जाती है, तो ऐसे स्कूल्स पर स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट होना पड़ेगा। Education in India is still in its early stages, and both primary and higher education need the government's continued care and attention. Any removal of state support would delay educational development and create divisions based on religion and social groups. While the rich may become self reliant, the damage caused by the lack of state aid would take years to fix. तो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस पर है, यानी कि शुरुआती स्टेजेस पर। सो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों को ही गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट की केयर की और अटेंशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भी तरह का सपोर्ट स्टेट की तरफ से आना बंद हो जाए तब एजुकेशनल डेवलपमेंट में यानी कि एजुकेशन की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी प्रोग्रेस में देर हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग आपस में भेदभाव करने लगेंगे और ग्रुप्स बनाने लगेंगे रिलीजन के बेसिस पर और सोशल ग्रुप्स भी। और जो अमीर लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, यानी कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर गरीब लोगों की यहाँ पर मदद नहीं की गई तो इस बात को फिक्स करने के लिए कई साल लग जाएंगे। The passage also suggests that private educational initiatives like those by Mr. Vishnu Shastri Chiplunkar and Bhave in Pune could become more efficient with government grants. However, private efforts alone cannot fully replace government schools or colleges. Education, according to the passage, requires a strong partnership between the government and private agencies to ensure stability and quality. Without government involvement, the vision of a neutral, inclusive, and widespread education system would be compromised, limiting the nation's overall progress and development. ये पैसेज इस बात को भी सजेस्ट करता है कि जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है, यानी कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में जो कोशिश की गई है विष्णु शास्त्री चिपलूनकर द्वारा और मिस्टर भवे इन पूना की द्वारा, ऐसे एफर्ट्स की वजह से ज़्यादा एफिशिएंसी आ सकती है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट एजुकेशन में, बिना किसी भी गवर्नमेंट के पैसे के, विदाउट एनी गवर्नमेंट ग्रांट्स। लेकिन जितने भी एफर्ट्स प्राइवेट सेक्टर वाले डालते हैं वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि कम्प्लीटली जगह नहीं ले सकते गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की। इस पैसेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई यानी कि एजुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, पार्टनरशिप गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज के बीच, ताकि स्टेबिलिटी और क्वालिटी का ध्यान रखा जा सके। स्टेबिलिटी यानी कि मजबूत रहे एजुकेशन और क्वालिटी की एजुकेशन हो, यानी कि बहुत अच्छी और बेहतरीन एजुकेशन। तो अगर गवर्नमेंट एजुकेशन में मदद ना करे तो एजुकेशन नाइंसाफ होगी, हर किसी के लिए नहीं होगी और हर जगह नहीं पहुंचेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कंट्री की जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। यहाँ पर द वर्ड इंक्लूसिव का मतलब है कि आप सबको इन्वॉल्व करते हो, फेयरली वेलकम करते हो, बिना किसी को छोड़े। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि सबको एजुकेशन मिलना फेयर तरीके से,